नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग फिर से रसायन विज्ञान का पूरा पेपर हल करने वाला हूँ, वो भी बिना रुके। पूरा पेपर आज हल कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो ये रसायन विज्ञान का पेपर है। आपको हमने अभी तक दो जो वीडियो में 3 नंबर तक हल करा ही दिया था। अब हम 4 नंबर से पूरा जो क्वेश्चन को A to Z जितने क्वेश्चन है सभी को आज हल करा देंगे। तो पहले ही क्वेश्चन कोई और हम लोग चलते हैं। मोलरता की परिभाषा दीजिए। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घोला है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है। अगर आप लोग थ्योरी के साथ जो सवाल है न्यूमेरिकल है, इसे आप लोग हल करते हैं तो चलो स्टार्ट करता हूँ क्लास का। तो यहाँ हमने लिखा हूँ विलायक के प्रति किलोग्राम केजी में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। फिर उसके बाद मोलरता किसे कहते हैं? विलायक के प्रति किलोग्राम केजी में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। फिर उसके बाद हमने जो क्या किया, फिर दिया गया है, मतलब कि हमारे क्वेश्चन में ये सब जो मान हम आपको बता रहा हूँ ये सब मान दे दिया गया है। जैसे विलेय के मोलों की संख्या हमने देखा 1/10 क्वेश्चन में दिया है, उसी तरह n बराबर 1/10। अगर 1/10 को हम काटो तो ये ऊपर आ जाता है 0.1 मोल। क्या आ जाएगा? 0.1 मोल। फिर विलायक का द्रव्यमान W बराबर 100 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घोला है, मतलब कि 100 ग्राम विलायक का मान दे ही दिया है। तो उसी तरह हमने यहाँ पर लिखा कि विलायक का द्रव्यमान W बराबर 100 ग्राम है। अगर 100 ग्राम है तो हम इसे ये किलोग्राम में बदलेंगे, तो हम मतलब कि 100 को 1000 से देंगे भाग, 1000 से भाग देंगे तो हमें यहाँ पर भी 0.1 मिलेगा। फिर हम विलयन की मोलरता, मोलरता का सूत्र होता है विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या अपान में विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो हमें विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या 0.1 मोल मिला है, तो हम यहाँ पर 0.1 मोल लिखेंगे। फिर उसके बाद विलायक का द्रव्यमान केजी में, मतलब कि हमने ये ग्राम में ये बताया गया था कि 100 ग्राम विलायक में 1/10 मोल घुला है। उसी तरह हमने निकाला कभी इसे किलोग्राम में बदला, केजी में बदला, तो हमें 0.1 केजी मिला। तो इसे भी हम 0.1 केजी लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इसको और इसको देंगे काट, और ये हो जाएगा एक बार में दोनों जो समाप्त, और यही हो जाएगा मोल प्रति केजी, क्योंकि मोलरता का मात्रक मोल प्रति केजी होता है। यहाँ पर आप मोल लिख लीजिए, यहाँ पर केजी लिख लेंगे तो मोल प्रति केजी, 1 मोल प्रति केजी, यही आपका आंसर होगा। तो देखो हम कितने बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर हल किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलयन की मोललता 1 मोल प्रति केजी या 1 मोललता है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से अपने क्वेश्चन को हल किया। अब दूसरे की ओर चलता हूँ। यहाँ पर बताया है कोलराउस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो चलो हम इसे भी अच्छी तरह से देखता हूँ। तो यहाँ पर हमने लेकर आपके लिए हाजिर हूँ कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम बताता है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या? फिर एक बार फिर से, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसके अनुप्रयोग में दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात करना और वियोजन की मात्रा की गणना करना शामिल है। ये एक कोलराउस का नियम हो जाता है। आप लोग अगर यहाँ तक लिख लेंगे, ये कोलराउस का नियम बताता है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो कोलराउस का नियम आपका सही है। ये एक लाइन तो हमने ये अनुप्रयोग में दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना और वियोजन की मात्रा की गणना करना शामिल है। हमने तो इसको आपको समझाने के लिए लिखा हूं। आप यहां से यहां तक कर लेंगे तो आपका नंबर 1 नंबर नहीं कटने वाला है। फिर उसके बाद हमने समीकरण लिखा हूं। फिर जहां अनंत तनुता पर, इसका मान अनंत तनुता पर होता है, पर मोलर चालकता है। फिर V प्लस और V माइनस जो है ये धनायन और ऋणायन की ये संख्या है, और लैम्डा 0 प्लस और लैम्डा 0 माइनस अनंत तनुता पर उनकी आयनिक चालकताएं हैं। उसके बाद अनुप्रयोग में हम लोग लिखे हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता की गणना इस नियम का उपयोग करके दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ये
मोलर चालकता का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो फिर से एक बार, इस नियम का उपयोग करके दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात किया जा सकता है। पहला अनुप्रयोग हो गया। दूसरा अनुप्रयोग में ये आपको बताता हूं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा अल्फा की गणना इस सूत्र से की जा सकती है। तो इसको आप लोग याद कर लेना। फिर उसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन का नंबर पर। प्रथम कोट की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है। अभिकारा की प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक का मान दिया गया है, मतलब कि के का मान दिया गया है। उसके बाद अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। यहाँ प्रथम कोटि की बात की जा रही है, पहले ये आप जान लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है वेग स्थिरांक के बराबर 60 सेकंड इनवर्स, अंतिम सांद्रता r बराबर 1/r नॉट, ये यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो मतलब कि ये 1/16वां भाग को अगर हम इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे r का मान क्या होता है, ये इतना आया। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/16, फिर उसको इससे ये कट गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, 1/1/16, और ये 16 जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा, तो वही 16/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 16 अकेला लिखा है। फिर उसके बाद सूत्र क्या होता है, t बराबर 2.303 के log 10 बेस। यहाँ पर आप लोग a/x भी कर सकते हैं। तो चाहे इसे लिखिए, ये रिएक्शन को दर्शाता है, ये अपक्रिया को दर्शाता है कि कितने वेग स्थिरांक को। उसके बाद के का मान हमें 60 सेकंड इनवर्स दिया गया है। log 10 बेस, यहाँ पर हमने सांद्रता अनुपात ज्ञात करा था तो हमें 16 मिला था, तो मतलब कि log 10 बेस 16 हो जाएगा। 16 का मान होता है 1.204, तो हम यहाँ 1.2 जो तक ही लेंगे। यहाँ पर 04 है, इसे हम काट दे रहे हैं। फिर उसके बाद अब ये 1.2 का हम इसमें करेंगे गुणा, तो चलो करते हैं 2.303, फिर उसके बाद गुणे 1.2, 2×3 6, 2 जो जीरो में जाएगा, जीरो आ जाएगा, 2×3 6, 2×2 4, फिर गुणे 3032, फिर 6 3 3 4 3 7, फिर ये 2। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे एक अंक पे, क्योंकि एक अंक पे लग रहा है। तो ये आ जाएगा 2.7636। फिर उसके बाद हम देंगे 60 से भाग, फिर यहाँ से ये इसे हम काटेंगे, तो ये आ जाएगा 0.46 के लगभग में आ जाएगा। 2 अंकों तक ले जाने के बाद यही हमारा आंसर है, करके हो गया। तो फिर उसके बाद देखिए, जब Mn मैग्नीशियम का एक भूरा रंग का लवण HCl अम्ल से क्रिया करता है तो गैस B प्राप्त होती है। अधिक में यह गैस NH3 से अपक्रिया करके एक विस्फोटक लवण C बनाती है। A, B व C को पहचानिए तथा उन्हें होने वाली अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलो इसे करते हैं, ये भी 3 नंबर ये का पूछा गया है, तो छोड़ तो जो सकते नहीं, तो इसे भी हमें करना होगा। ABC की पहचान, भूरे रंग का मैग्नीज लवण ए जो है MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड है। जो ए है MnO2 है, मैग्नीज डाई ऑक्साइड है। जब ए HCl से क्रिया करता है तो गैस, जब ए MnO2 जो है HCl से क्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, क्लोरीन प्राप्त होगा, क्लोरीन प्राप्त होगा। फिर गैस B NH3 से अपक्रिया करके विस्फोटक C, जब क्लोरीन NH3 से अपक्रिया करेगा तो NaCl3 मिलेगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, यही विस्फोटक है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपक्रिया A और HCl के बीच अपक्रिया। MnO2 हमने बताया था मैग्नीज डाइऑक्साइड, फिर इसका HCl के साथ अपक्रिया होगा, तो जो ये O2 है और यहाँ पर 2 H है, यहाँ पर 4 H है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकाल देंगे। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकाल के हम यहाँ लिखेंगे, फिर और यहाँ से मैं 4 हाइड्रोजन को निकाल रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अब कितने 4 Cl भी बचे हुए हैं,
4 Cl में 2 Cl Mn के पास Mn के साथ चला गए, 2 इसके साथ गए तो MnCl2 मिल हो गया, फिर 2 Cl और बच्चे से जो अपने अलग जाकर Cl2 बन गए। फिर उसके बाद B और NH3 के बीच अब क्रिया अधिक में, जब NH3 प्लस 3Cl2 अब क्रिया करेंगे तो NaCl3 प्लस 3HCl मिलेगा। A जो है MnO2 है, B जो है Cl2 है, CnCl3 है। इसका नाम होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या होगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसका नाम हो जाएगा क्लोरीन। इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। फिर उसके बाद आ जाता है 5 नंबर में। 5 नंबर ये 4 नंबर का दिया गया है पेपर में। नर्नेस्ट समीकरण क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। तो चलो इसे भी हम लोग अच्छी तरह से आपको बताता हूँ। तो नर्नेस्ट समीकरण इलेक्ट्रोड विभव और आयनों की सांद्रता के बीच मात्रात्मक संबंध स्थापित करता है। यह मानक इलेक्ट्रोड विभव और सांद्रता के बीच संबंध बताता है। जैसे ई सेल बराबर हो जाता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान में n, फिर log 10 के बाद अभिक्रिया का भागफल जो होता है रिएक्शन क्वांटिटी जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है क्यों के रूप में। ई सेल क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है। ई नॉट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव है। आर क्या है? गैस स्थिरांक है। टी क्या है? तापमान केल्विन में। एन क्या है? अभिक्रिया में ये शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एफ क्या है? फैराडे स्थिरांक है। क्यू क्या है? अभिक्रिया भागफल है। तो यहाँ पर आपको एन दिख रहा है, ई नॉट सेल दिख रहा है और क्यू दिख रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आर और टी और एन एफ का मान क्या होगा? तो एक सूत्र और होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान में एन एफ इन क्वांटिटी होता है अभिक्रिया का भागफल। तो आर क्या है? गैस नियतांक है। टी तापमान केल्विन में है यहाँ पर, और एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एफ क्या है? फैराडे स्थिरांक है। यह समीकरण दर्शाता है कि इलेक्ट्रोड विभव आयनों की सांद्रता में परिवर्तन के साथ बदलता है और मानक परिस्थितियों एक मोल या 1 m सांद्रता 1 atm दबाव 298 केल्विन तापमान से विचलन को मापता है। तो इस सेल के बारे में इतना आपको लिख देंगे, आपका 4 नंबर कहीं नहीं गया। फिर खा नंबर देखा जाए तो खा नंबर में ये कह रहा है कि अपक्रिया के दर को समझाइए, अपक्रियों की कोटि को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो 4 नंबर में इसका मतलब ये तो नहीं, ये है कि अच्छी तरह से हमें लिखना होगा, तो हमने इसे अच्छी तरह से आपको लिखा है और बताता हूँ। अभिक्रिया की दर समय के साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की माप है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है जो दर समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग होती है। फिर से एक बार आपको बताता हूँ, अभिक्रिया की दर समय के साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की माप है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है जो दर समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग होती है। उसके बाद अभिक्रिया की दर के बारे में आपको क्या लिखना होगा? प्रति इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया की दर कहते हैं। फिर आपको बता दूं, जब अभिकारक की सांद्रता में कमी, जो अभिकारक होता है, अभिकारक, और इधर हो जाता है उत्पाद, और यहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेरक। अगर जब अभिक्रिया होती है तो उत्प्रेरक का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। जब अभिकारक की कमी हो रही हो, क्या हो रहा हो? अभिकारक इतना पहले रहा हो, फिर इतना आ गया हो, और उत्पाद दो हो, उसकी कमी से उसकी वृद्धि हो रही है। पहले इतना था, अब इतना आ गया, तो मतलब कि अभिकारक, यहाँ पर देखिए, अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, मतलब कि अभिकारक की सांद्रता दिन प्रतिदिन कम हो रही है। ये 1 घंटा का है तो जो 2 मिनट में इतना था, 3 मिनट में इतना है, तो उसके बाद और उत्पाद में 2 मिनट में इतना था, 3 मिनट में इतना पहुंच गया है, तो मतलब कि उत्पाद में वृद्धि हो रही है और अभिकारक में कमी हो रही है, तो उसे ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसे डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा,
फिर यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में ए लिख दीजिए, फिर यहाँ पर डेल्टा टी हो जाता है। फिर अब क्रिया की कोट की बात करें तो यह एक प्रायोगिक रूप से निर्धारित मान है जो दर नियम समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग होता है। यह एक पूर्ण संख्या भिन्न या शून्य हो सकती है। यह एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है। भिन्न या सॉरी दोस्तों, यह शून्य भी हो सकती है। उदाहरण की बात करें तो यदि दर नियम के बड़ा ब्रैकेट ए के घाते x और बड़ा ब्रैकेट के अंदर b y के घाते y है तो अभिक्रिया की कोटि x प्लस वाई होगी। कब होगी? जब के ए के घाते x और b के घाते y, मतलब कि आपको बताया हो, आप मैथ में पढ़े होंगे कि a गुणे b होता है, अगर इसके घात x है y है तो वो जुड़ जाती है, गुणा घाते में गुणा जो होता है, सॉरी दोस्तों फिर से एक बार, a की घात x है और b की घात y है और गुणा हो रहा है तो उनकी घातों को जोड़ दिया जाता है। इसी तरह यहाँ पर x प्लस वाई आया है। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए N2O5 है और N2 यहाँ पर NO2O, यहाँ पर हाँ एक 2O क्या 4O निकल रहा और यहाँ पर इससे 2N निकल रहा, 2NO2 प्लस हाफ O2 बचा। यहाँ पर अगर 4 O2 निकल गए तो 1 O2 बचा, तो 1/2 O2 बचा, तो वही दर के बराबर N2O5 बराबर कोटि बराबर 1। फिर उसकी बात करें देखें का नंबर, तो निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। K2HgI4 है, CuNH3 4H4 है, K3 है, तो चलो इन लोगों का नाम लिखते हैं IUPAC में। तो K2HgI4 है तो इसका हो जाता है, K का होता है क्या होता है पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम लिखेंगे हम लोग, पोटेशियम, K का पोटेशियम हो जाता है। फिर उसके बाद टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, क्या होगा? पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट हो जाता है। इसका होगा सॉरी दोस्तों, टेट्रा अमाइन कॉपर, Cu का कॉपर हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है ये ऑक्सीकरण, अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। उसके बाद सल्फेट हो जाएगा, क्योंकि SO4 है तो सल्फेट हो जाएगा। फिर वो आएगा पोटेशियम, इस वाले में भी पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट, C2O4 का हो जाता है ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, जो एल्यूमिनेट, क्योंकि Al है ना तो एल्यूमिनेट हो जाएगा। इसका जो ऑक्सीकरण संख्या 3 इसका हो जाएगा हेक्सा कार्बोनिल, कार्बोनिल के होगा तो Cu है तो कार्बोनिल, क्रोमियम, क्रोमियम Cr के लिए हो जाएगा क्रोमियम, इसका ऑक्सीकरण 0 हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो घ नंबर में दिया गया है टालिन अभिकर्मक क्या है? इस अभिकर्मक की ग्लूकोज व फ्रैक्टोज के साथ अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। सॉरी दोस्तों, तो चलो टालिन अभिकर्मक के बारे में लिखते हैं हम लोग, आपको बताता हूं। तो टालिन अभिकर्मक की परिभाषा लिखिए। तो टालिन अभिकर्मक अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन होता है जिसका रासायनिक सूत्र AgNH3 प्लस, अगर आप लोग इसे ना याद करें तो Ag2O होता है। टालिन अभिकर्मक Ag2O होता है। यह एक हल्का ऑक्सीकारक है, मतलब कि एक उत्प्रेरक के रूप में इसे भी टालिन अभिकर्मक का कार्य किया जाता है। यह अभिक्रिया को तेज भी करता है, धीम भी करता है, हल्का ऑक्सीकारक होता है। ग्लूकोज के साथ अपक्रिया, अगर हम इसका ग्लूकोज में के साथ अपक्रिया करेंगे तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है जो टालिन अभिकर्मक को अपचयित करके सिल्वर दर्पण बनाता है, जैसे C6H12O6 प्लस AgNH3
के साथ हम लोग अब क्रिया कराएंगे 3OH लेकर, तो हमें C6H11O7 मिलेगा। 2AgS, जो 2Ag मिल रहा है यही सिल्वर है, तो उसके बाद 4NH3 मिल जाता है। इसी तरह हम फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में यह टालन अपक्रमक के साथ अपक्रिया करता है, क्योंकि यह ग्लूकोज और मैनोज में पुनर्व्यवस्थित हो जाता है। C6H12O6 की अपक्रिया हम जब करेंगे तो हमें वही मिलता है, C6H12O6 ही मिलेगा। फिर हम लोग इसका नाम ग्लूकोज या मैनोज कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आज आगे क्वेश्चन में चलते हैं 6 नंबर में। तो यहाँ पर दिया है क्या होता है जब केवल समीकरण लिखिए। तो पहला ही कुछ दिया गया है फिनाइल Br2 जल से अपक्रिया करता है, तो क्या होता है जब, इस केवल समीकरण लिखना है हमें। तो फिनाइल Br2 जल के साथ अपक्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का सफेद अवशेष देता है। C6H5OH प्लस 3Br2 को एक्वस में लेना है। C6H2Br3OH और 3HBr हमें प्राप्त होता है। अगर हम इसकी अपक्रिया कराएंगे तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होगा। फिर उसके बाद फिनाइल के एसिटिक एनहाइड्राइड से अपक्रिया जब यहाँ पर देखिए एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में होती है, तब जब पिरिडीन की उपस्थिति में हम लोग कराएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में फिनिल एसीटेट बनाता है, मतलब कि C6H5OH CH3COCl CH3COO C6H5 के बनाता है और HCl निकल जाता है। तो इस तरह रहा आज की क्लास। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपका सॉरी दोस्तों, इस नंबर पर फोन करेंगे। फोन क्या, व्हाट्सअप मैसेज करिए 9125490749 पे, तो आप लोग को PDF मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।